नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सचेंज कंट्रोल के बारे में। विनिमय नियंत्रण के बारे में आज हम ये वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इसकी मीनिंग क्या होती है एक्सचेंज कंट्रोल की। उसके बाद आपको बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है एक्सचेंज कंट्रोल का, और जो तीसरा हम बात करेंगे वो होगा मेथड ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल। ये तीनों चीज आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बताने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं एक्सचेंज कंट्रोल की मीनिंग क्या होती है। पहले हम इसको इंग्लिश में देखेंगे, फिर आपको हम हिंदी में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले चलिए आगे हम बात कर लेते हैं एक्सचेंज कंट्रोल की। एक्सचेंज कंट्रोल इन्वॉल्व रेगुलेटरी मेजर implemented by a government or central bank to manage the supply, demand and exchange of foreign currency. These measures are designed to regulate how currency is exchanged and ensure that foreign exchange transactions are conducted in accordance with the national economic policy and priorities. इसका मतलब दोस्तों ये है कि इसको बोलते हैं हम एक्सचेंज कंट्रोल को विनिमय नियंत्रण। विनिमय नियंत्रण का मतलब ये होता है कि सरकार या कोई भी केंद्रीय संस्था उस देश की ऐसे नियम बनाए जो यह तय करे कि जो विदेशी मुद्रा का लेन देन हो वो कैसे होगा, मतलब कैसे किया जाएगा। इन नियमों का उद्देश्य सुनिश्चित करना यह होता है कि जो देश की आर्थिक स्थिति हो वो मजबूत रहे और जो उनके विदेशी मुद्रा का सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। सपोज डैट कि मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ कि आपको, जैसे आप इंडिया में हैं तो इंडिया में क्या करना है, आपको फॉरेन करेंसी के लिए एक ऐसा, फॉरेन एक्सचेंज के लिए या फॉरेन कंट्रोल के लिए एक ऐसा नियम बनाए सरकार या फिर कोई बैंक, जिससे हम फॉरेन एक्सचेंज जो भी आ रहा है या फिर जा रहा है हमारे देश से वो एक सेफली हो। ठीक है, उस लेन देन का सारी जानकारी हमारे पास रहे और हम ये भी सुनिश्चित करें कि जो पैसा आ रहा है जा रहा है वो सही जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है दोस्तों, एक्सचेंज कंट्रोल का सिंपल सादा सा मीनिंग यही था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्टिव को एक एक करके हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल क्या होता है। ठीक है, तो इसमें जो पहला दिया गया है बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी, मतलब बीओ। इसमें यह बताया गया है दोस्तों, वन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू स्टेबलाइज द बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी बाय मैनेजिंग द आउटफ्लो एंड इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब यहाँ पे ये बताया गया, इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो विदेशी मुद्रा के आने जाने को नियंत्रण करने के करके देश में जो भुगतान का संतुलन है, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट है, उसको एक स्थिर रखना। ये नहीं कि इसका पेमेंट का हम दुरुपयोग करें या उपयोग करके कोई भी यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दें या हमारे बिजनेस पे एक बड़ा सा इम्पैक्ट कर दें, तो इसका बुरा असर ना पड़े, इसीलिए हमको ये एक्सचेंज कंट्रोल करने की जरूरत पड़ जाती है। नेक्स्ट इसमें दिया गया है करेंसी स्टेबलाइजेशन। एक्सचेंज कंट्रोल कैन हेल्प मेंटेन द वैल्यू ऑफ नेशनल करेंसी बाय रेगुलेटिंग द अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अवेलेबल। दिस कैन प्रिवेंट एक्सेसिव फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट। इसका मतलब ये है दोस्तों, मुद्रा जो है, मुद्रा स्थिरता। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग मुद्रा स्थिरता, करेंसी स्टेबलाइजेशन को। विनिमय नियंत्रण से राष्ट्रीय मुद्रा की कीमत को स्थिर रखा जाता है, जिससे मुद्रा विनिमय दरों में अत्यधिक उतार चढ़ाव ना आए। इसका मतलब दोस्तों ये बताया गया है कि जो हमारी करेंसी है उसको हम लोग स्थिर रखते हैं, लेन देन जो करते हैं उसको स्थिर रखते हैं, ताकि हमारे जो करेंसी है उसमें कभी इंक्रीज ना हो, कभी हमारी करेंसी लो ना हो जाए। ठीक है दोस्तों, आखिरी जो थर्ड पॉइंट इसमें दिया गया, प्रिवेंटिंग कैपिटल फ्लाइट। बाय रिस्ट्रिक्टिंग द फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल, एक्सचेंज कंट्रोल कैन प्रिवेंट लार्ज स्केल कैपिटल फ्लाइट which can occur during period of economic instability और uncertainty। पूंजी पलायन को रोकना, इसका हिंदी मतलब होता है प्रिवेंटिंग कैपिटल फ्लाइट का पूंजी पलायन को रोकना। विनिमय नियंत्रण के माध्यम से बड़ी मात्रा में पूंजी या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं पैसा देश से बाहर जाने से रोका जा सकता है, खासकर जब आर्थिक स्थिति देश की ठीक ना हो तब। ठीक है, इसलिए हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है एक्सचेंज कंट्रोल का वो यही माना जाता है। चौथा जो पॉइंट दिया गया है, इंकरेजिंग इन्वेस्टमेंट। Control can be used to channel foreign currency into a specific sector of the economy that the government want to promote, such as infrastructure और technology। चौथा पॉइंट जो दिया गया है, निवेश को बढ़ावा देना। किसी भी देश में सरकार क्या करती है, विदेशी मुद्रा को उन खास क्षेत्रों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है, या जो बाहर से कोई भी कंपनी आती है, बाहर की जो विदेश की कंपनी होती है उनको प्रोत्साहित करती है, बढ़ावा देती है, जहाँ पे वेल डेवलप्ड चीजें नहीं हो वहां पे विदेशी कंपनियों को ले आती है, विदेशी पैसा लगाती हैं, ताकि वहां पर डेवलपमेंट हो सके और हम इजीली कंट्रोल कर सके हर एक चीज को। ठीक है, पांचवा चीज क्या दिया गया है यहाँ पे, प्रोटेक्टिंग फॉरेन रिजर्व। बाय कंट्रोलिंग द आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, अ कंट्री कैन प्रोटेक्ट इट्स फॉरेन रिजर्व विच आर क्रूशियल फॉर मैनेजिंग इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। विदेशी मुद्रा भंडार का सुरक्षा करना, इसका सिंपल हिंदी मतलब अगर बताऊं, विदेशी मुद्रा भंडार की सुरक्षा। देश में विदेशी मुद्रा बाहर जाने पर नियंत्रण करने के लिए बहुत सारे रूल रेगुलेशन गवर्नमेंट को लगाना चाहिए और अपने बैंक को भी, ताकि इससे हम इजीली कंट्रोल कर सकें। ठीक है दोस्तों,
और इसको हम लोग जो विदेशी मुद्रा आ रहा है उसको सुरक्षित करके रख सकें, ताकि जो अंतर्राष्ट्रीय लेन देन हो उसमें हमको कोई प्रॉब्लम फ्यूचर में ना हो। छठा जो ऑब्जेक्टिव दिया गया, रेगुलेटिंग ट्रेड। एक्सचेंज कंट्रोल कैन बी यूज्ड टू इन्फ्लुएंस ट्रेड बैलेंस बाय कंट्रोलिंग हाउ मच करेंसी कैन बी एक्सचेंज फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इसका हिंदी मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो व्यापार को नियंत्रित करना। रेगुलेटिंग ट्रेड मतलब कि व्यापार को नियंत्रित यहाँ पे करना। विनिमय नियंत्रक का उपयोग आयात और निर्यात के लिए किया जाता है। मतलब दोस्तों जो यहाँ रेगुलेटरी ट्रेड है उसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए हम फॉरेन ट्रेड का, यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज का हम लोग ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, हमारा जो करेंसी है एक दूसरे से चेंज होता है, मतलब एक देश से दूसरे देश में चेंज होता है। तो इससे क्या करना है, हमको इसको एकदम मेंटेन करके रखना है कि हमारा एक्सपोर्ट कितना हो रहा है और इम्पोर्ट कितना हो रहा है। इन दोनों को मेंटेन करके रखेंगे तो जो हमारा जो मनी की वैल्यू है, जो एक्सचेंज कंट्रोल जो होगा वो काफी अच्छे तरीके से हो पाएगा और हमको इजिली कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। चलिए नेक्स्ट जो मेथड्स दिए गए हैं, मेथड ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल, उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं एक एक करके। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला जो दिया गया फॉरेन एक्सचेंज कोटा। इसमें यह बताया गया है दोस्तों, गवर्नमेंट में सेट लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी दैट कैन बी बाउट और सोल्ड। दिस इंश्योर दैट देयर इज अ कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर वेरियस नीड्स सच एज ट्रेड और ट्रेवल। इसका मतलब दोस्तों ये है, विदेशी मुद्रा कोटा में ये बताया गया है कि सरकारें यह तय करें कि कितना विदेशी मुद्रा की हम खरीद कर सकते हैं या हम कितना बेच सकते हैं। इससे व्यापार या फिर कोई भी हम लोग ट्रेवलिंग वगैरह करते हैं, इसकी जरूरतें पूरी हो जाएंगी और हम इस पे बढ़िया से कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स की। ठीक है दोस्तों, लाइसेंस से आपको समझ में आ रहा होगा कि लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट में क्या हो सकता है। इंडिविजुअल एंड बिजनेस मैन नीड्स लाइसेंस टू engage in foreign currency transaction that allow authority to monitor, regulate who can access foreign currency। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब यहाँ पे ये दिया गया है कि जो भी गवर्नमेंट होगी उस देश में, वो एक लाइसेंस पारित करे कि कौन इस फॉरेन एक्सचेंज करेंसी में ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकता है या ट्रेड कर सकता है। ठीक है, उसके लिए एक लाइसेंस ले आए। इससे भी हमारा जो है एक्सचेंज जो कंट्रोल है वो काफी अच्छे तक हो सकता है। एक्सचेंज रेट कंट्रोल, विनिमय दर नियंत्रण। सरकार आधिकारिक विनिमय दर तय कर सकती है या विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करके फ्लोटिंग द्वारा प्रतिबंध कर सकती है कि वे अपनी मुद्रा का मूल्य अन्य मुद्राओं के इस मुकाबले स्थिर रखने के लिए निश्चित विनिमय दर की स्थापित कर सकती है। इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि गवर्नमेंट सब कुछ कंट्रोल कर सकती है कि मेरी वैल्यू इतनी होगी, मेरे मनी की वैल्यू इतनी है। ठीक है, मैं इस चीज में एक्सपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट करूंगा, ये सारी चीज से कंट्रोल हो सकता है हमारा ये एक्सचेंज कंट्रोल। चौथा दिया गया रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांजेक्शन। सर्टेन ट्रांजेक्शन सच एज फॉरेन इन्वेस्टर और लार्ज इंटरनेशनल ट्रांसफर में बी रिस्ट्रिक्टेड और सब्जेक्ट टू स्पेशल अप्रूवल प्रोसेस। चौथा पॉइंट ये बताता है दोस्तों आपको कि एक्सचेंज कंट्रोल करने के लिए कुछ ट्रांजेक्शन पे कुछ रोक लगा दी जाए सरकार के द्वारा या बैंक के द्वारा कि आप ये ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं, और कर भी सकते हैं तो कुछ इस समय के बाद। जैसे करना क्या होता है कि सपोज डेट हमारे बैंक का है कि लिमिट है, डेली लिमिट 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए से ज्यादा आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं। वैसे ही कुछ एक्सचेंज कंट्रोल पे भी हमको यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाना होगा ताकि हम इसको बहुत इजीली से कर पाए। पांचवा टॉपिक है यहाँ पे कैपिटल कंट्रोल। restriction on the movement of capital such as limitation on the amount of money that can be invested abroad or repatriated are used to control the flow of investment fund। पूंजी का नियंत्रण। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि पूंजी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए जैसे विदेशों में निवेश की जाने वाली जो भी अमाउंट होता है उसको वापस लेने की सीमा कितनी दिन हो या फिर हमको भेजने की सीमा कितनी दिन हो, इन सब पे कंट्रोल करनी चाहिए ताकि हमारा एक्सचेंज कंट्रोल इजीली हो सके। जो आखिरी मेथड है, ठीक है दोस्तों, सरचार्ज एंड टैक्सेस। इस मेथड में ये बताता है दोस्तों कि जो विदेशी मुद्रा लेन देन पर अधिकृत लागत या फिर या जो भी कर लगाए जाते हैं, मतलब जो टैक्स लगाए जाते हैं एक्सचेंज करने में, ठीक है, उसको हम क्या करें कि मेंटेन करके रखें कि हमारा इतना इस पे कंट्रोल हो सके। मतलब सपोज डेट कि अगर 1 करोड़ रुपए आ रहा है तो जैसे इंडिया में 30% का टैक्स है तो 30 लाख रुपए जा रहा है, तो ऐसी विदेशी मुद्रा पे भी हमको एक टैक्स इम्पोज करके रखना चाहिए, इतने अमाउंट पे इतना हमको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या होगा कि गवर्नमेंट के टैक्सेस को भी बढ़ाएगा, जनरेट करेगा, और जो फॉरेन करेंसी होगी उसको भी हमारा मेंटेन करने में मदद करेगा। ठीक है दोस्तों, होप करता हूं कि आपको ये पूरी वीडियो हमारी समझ में आ गई होगी दोस्तों। अगर अभी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करिए और हमें बताइए, हम आपको गाइडेंस देंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।